हिंदी साहित्य के सर्वाधिक विवादग्रस्त कालखंड आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं विद्वानों और उनके द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के नामकरण को देखेंगे। साथ ही हम जानेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के लिए आदिकाल नाम कहाँ तक उपयुक्त है। तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो के लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और समय पर आप अपने आंसर्स को तैयार कर सकें। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक विवाद का काल आदिकाल रहा है। अन्य कालखंडों के नामकरण को लेकर तो विद्वान एकमत हैं, परंतु आदिकाल को लेकर लगातार विवाद होते ही रहते हैं। इस काल के नामकरण को लेकर अनेक विद्वानों ने अनेक नामों का सुझाव दिया है, जैसे चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत युग आदि। यह हिंदी साहित्य का सबसे विवादग्रस्त काल है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से किया जा रहा है, तथापि उसका चेहरा अब भी अस्पष्ट ही रह गया है। अतः आदिकाल की अनेक समस्याओं में से नामकरण की समस्या अधिक विवादग्रस्त है। आइए देखते हैं किस विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। सर्वप्रथम बात करते हैं चारण काल की। यह नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 में प्रकाशित हुई, इसमें दिया था। ग्रियर्सन प्रथम ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन तथा नामकरण का प्रयास किया है। उनके अनुसार इस काल की मूल प्रवृत्ति चारण कवियों की रही है। इस कारण वे इस काल को चारण काल की संज्ञा देते हैं। ग्रियर्सन द्वारा दिया गया यह नाम सर्वथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस काल का समयांकन 643 ईस्वी से किया है, जबकि उस समय की किसी चारण रचना या इस प्रवृत्ति की किसी भी रचना का उल्लेख वे नहीं कर पाते। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी के आसपास तक मिलती हैं, अतः यह नाम उपयुक्त नहीं जान पड़ता। दूसरा नाम है प्रारंभिक काल। इस काल को यह नाम मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई, में दिया है। उन्होंने इसकी समय सीमा 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक निर्धारित की है। यह नाम एक सामान्य संज्ञा का बोधक सा जान पड़ता है। इस नाम के पीछे ना तो किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार है, न ही कोई विशेष तर्क ही इस नाम के लिए दिया गया है। यह नाम एक मानव जाति के इतिहास के लिए अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, परंतु साहित्य के इतिहास के लिए यह नाम उपयुक्त नहीं जान पड़ता। प्रारंभिक काल नाम केवल काल बोधक है। यह नाम हिंदी भाषा के आरंभ का संकेत तो दे सकता है, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए यह नाम उपयुक्त नहीं जान पड़ता। अतः इस काल के लिए यह नाम उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। तीसरा नाम है वीरगाथा काल। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में दिया गया। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेकर 1375 संवत तक की कालावधि को वीरगाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने इस नामकरण के लिए 12 रचनाओं को आधार माना है। शुक्ल जी के अनुसार इन रचनाओं में से अधिकतर वीरगाथात्मक हैं। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा है, इस काल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयां आरंभ होती हैं, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति श्रृंगार आदि को राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम दिया है। इन 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी इस कालखंड का नामकरण करते हैं। पहली है
खुमान रासो, जिसे दलपति ने 1123 ईस्वी में लिखा है। दूसरी है बीसलदेव रासो, नरपति नलकृत 1155 ईस्वी में। तीसरी जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार ने 1167 में इसे लिखा। चौथी पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्र बरदाई ने 1168 से 1192 के बीच लिखा है। पांचवा परमाल रासो, जिसे जगनिक ने 1173 ईस्वी में लिखा है। छठा खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो ने जिसे 1183 ईस्वी में लिखा। सातवां जयमयंक जस चंद्रिका, जिसे मधुकर कवि ने 1193 ईस्वी में लिखा है। आठवां विजयपाल रासो, जिसे नल सिंह ने 1298 ईस्वी में लिखा। नौवां हमीर रासो, जिसे शांगधर ने 1300 ईस्वी में लिखा है। 10वां कीर्तिलता, विद्यापति द्वारा 1403 में लिखी गई। 11वां कीर्ति पताका, विद्यापति द्वारा ही 1403 में ही लिखी गई। 12वां विद्यापति पदावली 1413 ईस्वी में लिखी गई। अपने इस नामकरण में शुक्ल जी ने 3 मूल तर्क दिए हैं। पहला, जनता की प्रवृत्तियां विचारगत हो गई थी। दूसरा, सिद्धनाथ तथा जैन साहित्य धार्मिक हैं, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। तीसरा, भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल रचनाएं प्रवृत्ति निर्धारण नहीं करती। शुक्ल जी के तर्क उचित तो जान पड़ते हैं, परंतु उनमें विश्वसनीयता की कमी दिखाई देती है। साथ ही उनके तर्क कई स्थानों पर गलत भी प्रतीत होते हैं। जैसे सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य को धार्मिक साहित्य कहकर नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से सूर, तुलसी, कबीर और मीरा जैसे महान कवियों को भी रचनात्मक साहित्य से बाहर निकालना पड़ेगा और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल ही हिंदी साहित्य से पूरी तरह से कटकर अलग हो जाएगा। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि अधिकांशतः शुक्ल के विचारों का विरोध करते रहे, ने उन रचनाओं को अप्रमाणिक सिद्ध करते हुए वीर गाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध कर दिया है। वे बताते हैं कि बीसलदेव रासो और खुमान रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए हैं। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलते। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मान लिया गया है। परमाल रासो या आल्हा खंड के मूल का आज तक कहीं पता नहीं लगता, और खुसरो की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली तो वीर गाथात्मक है ही नहीं। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई है। इस कारण इस काल को वीर गाथा काल कहना उचित नहीं है। चौथा है जयकाव्य काल। 1931 में रमाशंकर शुक्ल ने इस नाम को अपनी पुस्तक साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय में प्रयोग किया। इस नाम के लिए वे सही तर्क प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, किंतु उनका कहना है कि इस काल की अधिकांश रचनाएं वीर गाथात्मक हैं, जिन्हें भाटों तथा चारणों ने राजाओं की जय जयकार करने तथा उन्हें खुश करने के लिए लिखा है। इस कारण इनमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की भरमार है। साथ ही इनमें राजाओं के ऐसे युद्ध भी उपलब्ध हैं जो बाद में हुए, पर इन सब का कारण कवियों का राजाश्रित होना था। इस कारण इस कालखंड को जयकाव्य काल कहा जाना चाहिए। यह नाम आचार्य शुक्ल के वीर गाथा काल के ही समान लगता है। ऐसा नहीं है कि इस काल में केवल राजाओं की प्रशंसा में ही काव्य रचनाएं हुई हैं, बल्कि अन्य प्रकार की रचनाएं भी इस काल में हो रही थी, जिन्हें यह नाम समेट नहीं पाता, यानी अपने अंदर समाहित नहीं कर पाता, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। इस कारण यह नाम नयापन होने पर भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। पांचवा नाम है संधि काल एवं चारण काल। यह नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में प्रतिपादित किया था। वे इस काल का आरंभ 693 ईस्वी से करते हैं और इस काल का अंत 1318 ईस्वी के आसपास मानते हैं, तथा इसे 2 कालखंडों में बांटते हैं। पहला 693 से 943 ईस्वी तक संधि काल, दूसरा 943 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक चारण काल। प्रथम नाम संधि काल पर विचार करें तो यह नाम समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इस काल में जैन, नाथ तथा
सिद्ध साहित्य उपलब्ध होता है। साथ ही हिंदी साहित्य जन्म भी ले रहा था। यह नाम दो भाषाओं के संधिकाल का ही उद्घोष करता है, इसलिए उपयुक्त है। वहीं दूसरी ओर चारण काल नाम भी वीर गाथा काल की ही भांति समीचीन नहीं होगा, क्योंकि इसमें गिनवाई गई रचनाएं अप्रमाणिक तथा अर्ध ऐतिहासिक साबित हो चुकी हैं। कुछ रचनाएं केवल नाम मात्र हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो इस काल की सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं, ने 18वीं शताब्दी तक की रचनाओं को भी इस कालखंड में शामिल कर दिया है, जो कि उपयुक्त नहीं है। अतः यह नाम उचित प्रतीत नहीं होता। छठा नाम बीचवापन काल। यह नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। यह नाम इस काल की शैशवावस्था का प्रतीक मात्र है। भाषिक दृष्टि से यह नाम सही हो सकता है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से इस नाम को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह नाम हिंदी साहित्य के इस काल के लिए सही होता यदि बाद के साहित्य का बीज यहाँ दिखाई पड़ता, परंतु वास्तविकता तो यह है कि पूर्ववर्ती तमाम काव्य धाराओं की प्रवृत्तियों तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक इस युग में प्रस्फुटन हुआ है। साथ ही कुछ ऐसी नई साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रचलन भी इस युग में हुआ जो इस काल में अपने विकास की चरम सीमा पर थी। इस युग का साहित्यकार अत्यंत सजग है। उसके द्वारा रचित साहित्य प्रौढ़ साहित्य है। इस आधार पर इस काल के लिए यह नाम उचित नहीं है। सातवां नाम है आदिकाल। इस काल को यह नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया। आचार्य द्विवेदी ने इस काल के साहित्य को अंतर्विरोधों का साहित्य कहा है। उनके अनुसार किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण उपयुक्त नहीं है। वे साफ समझ रहे थे कि इस युग में एक साहित्यिक प्रवृत्ति ने केंद्रीयता प्राप्त नहीं की, इसलिए उन्होंने आदिकाल नाम को ही अधिक तर्कसंगत माना है। वे कहते हैं, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा पैदा करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव उत्पन्न करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभाव उत्पन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त सजग और सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं है। इस निष्कर्ष के माध्यम से उन्होंने नए नतीजे निकालने की छूट भी दी है, साथ ही अपने द्वारा प्रतिपादित नाम को सार्थक भी सिद्ध किया है। इस मत के समर्थन में कई विद्वान हैं। डॉक्टर नगेंद्र इस मत के समर्थन में कहते हैं, वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। साथ ही इसमें हिंदी साहित्य की भाषा, भाव, विचार, शिल्प आदि विषयों की सहज अनुभूति प्राप्य है। अतः यही नाम उपयुक्त है। स्पष्ट है कि आदिकाल नाम को अधिकांश साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। आठवां है वीरकाल। यह नाम आचार्य विश्वनाथ मिश्र द्वारा दिया गया है, जिसका अनुमोदन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का सामयिक इतिहास में किया है। इस नामकरण के लिए वे इस काल की प्रवृत्ति में वीर रस की अधिकता को स्वीकारते हैं। उनके अनुसार इस काल में अधिकतर युद्ध लड़े गए, जिनमें कवियों को भी जाना होता था। इस कारण कवियों की मानसिकता वीर रसात्मक होती गई, जिस कारण इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक मिलने लगी। इसी कारण इस काल को वीर काल कहना अधिक उपयुक्त होगा। परंतु यह तर्क तथा नाम दोनों ही आचार्य शुक्ल से अधिक मेल खाते हैं, और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इस काल में केवल वीर रस की कविताएं ही नहीं लिखी गई थी, बल्कि धार्मिक और श्रृंगारिक रचनाएं भी हुई हैं। और यह नाम उन रचनाओं को अपने अंदर नहीं समेट पाता, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। इस कारण इसे भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। नौवां अंधकार काल। यह नाम पृथ्वीनाथ कमल, जिन्हें कुलश्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी समस्याएं में प्रस्तावित किया है। इस नाम के समर्थन में वे कहते हैं, इस कालखंड में लिखे गए साहित्य, उसका सीमांकन, उनकी प्रवृत्ति, केंद्रीय चेतना आदि सब में सर्वत्र अस्पष्टता है। अनिश्चितता और अप्रामाणिकता दोनों ही इस युग की प्राप्त साहित्यिक सामग्री की मूल धुरी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में अंधकार युग के अतिरिक्त इस काल को और क्या नाम दिया जा सकता है? अंधकार युग नाम से साहित्य की अनघड़ प्रवृत्ति का भान होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विशेष रचना नहीं हुई, या हुई भी तो नितांत छिछली रचनाएं हुई। किंतु इस कालावधि में तो उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई है।
साथ ही इस काल का धार्मिक साहित्य उत्कृष्ट स्तर का है, जो लोगों को ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कर रहा था। ऐसे में इस काल को अंधकार युग कहना उचित नहीं लगता। यह नाम इस काल के धार्मिक साहित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इस कारण इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। 10वां शून्यकाल। यह नाम गणपति चंद्रगुप्त द्वारा उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का विकास में प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए वे तर्क देते हैं कि यह काल हिंदी साहित्य तथा हिंदी भाषा के प्रारंभ का है। इस कारण इस काल को प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहा जाना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार का साहित्य रचा जा रहा था। वे कहते हैं, कुछ विद्वानों ने इस स्थिति को सुधारने के लिए इस काल के नए नामकरण आदिकाल का सुझाव दिया, किंतु हमारे विचार से केवल नाम बदल देने मात्र से इस असंगति का निराकरण नहीं हो सकेगा। जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, उसका नामकरण कैसा? यदि कोई नामकरण किया ही जाता है तो आदिकाल की अपेक्षा शून्यकाल नाम अधिक उपयुक्त रहेगा। इस नाम में अधिक गड़बड़ी तो नहीं है, किंतु यह नाम हिंदी साहित्य की विकासावस्था तथा प्रस्थान बिंदु का द्योतक है, जबकि यह काल प्रारंभ से ही उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों का काल रहा है। यह नाम कुछ सीमा तक तो स्वीकार्य हो सकता है, किंतु पूर्ण रूपेण स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह काल मात्र साहित्य के प्रारंभिक काल का ही नहीं है, अपितु उसके चरम तक पहुंचने का है। जबकि शून्यकाल नाम एक भ्रामक अवधारणा पैदा करता है। 11वां अपभ्रंश काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है। आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता स्वीकारते हुए उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल कहना अधिक समीचीन समझा है। भाषा के आधार पर साहित्य के इतिहास में काल विभाजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। साहित्य के किसी भी काल का नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों अथवा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर उचित समझा जाता है। यह नाम भ्रामक भी सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें श्रोता या पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकृष्ट होता है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहना उचित नहीं है। 12वां सिद्ध सामंत युग। यह नाम इस काल को महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया, जिसकी अवधि उन्होंने 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मानी है। इस नाम का प्रस्ताव उन्होंने हिंदी काव्यधारा नामक ग्रंथ की भूमिका में प्रस्तावित किया है। इस नाम से साहित्य की दो प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती हैं, पहला सिद्धों की वाणी और दूसरा सामंतों की स्तुति। प्रथम सिद्धों की वाणी के अंतर्गत शिक्षा तथा उपदेशात्मक बौद्ध सिद्ध नाथ जैन आदि के दर्शन प्राप्त होते हैं। ये रचनाएं हठयोग का विस्तार से प्रचार करती हैं। दूसरे सामंतों की स्तुति में चारण कवियों के चरित्र काव्य आते हैं, जिनमें कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण यशोगान तथा विवाह का वर्णन किया है। इनके मतानुसार इस कालखंड के सामाजिक जीवन पर सिद्धों का और राजनीतिक जीवन पर सामंतों का एक अधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वहां सिद्धों और सामंतों का ही वर्चस्व था, परंतु इस मत को मानने में निम्न विसंगतियां दिखाई देंगी। पहला, इस मत को मानने से आधुनिक प्रांतीय भाषाएं जो अपभ्रंश से निकली हैं, वे हिंदी में समाहित हो जाती हैं। दूसरा, इससे साहित्यिक प्रवृत्ति का मूल्यांकन भली प्रकार से नहीं हो पाएगा। तीसरा, इसमें लौकिक साहित्य का प्रयोग नहीं हुआ है। चौथा, संदेश रासक, विद्यापति पदावली, पाउमचर्यु जैसी रचनाओं का, जिनकी प्रवृत्ति का विकास परवर्ती साहित्य में हुआ था, का बोध इस नाम से नहीं हो पाता। अतः यह नाम अपनी सार्थकता सिद्ध करने में सक्षम नहीं जान पड़ता। यह नामकरण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सामंत शब्द चारण कवियों की वीर रसात्मक रचनाओं को नहीं समेट पाता और सिद्ध युग नाम से जैन तथा नाथ साहित्य का ज्ञान नहीं हो पाता। 13वां संक्रमण काल। इस कालखंड में भाषा तथा साहित्य के विविध रूपों को देखते हुए डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने इस काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि इस काल में भाषिक स्तर पर एक संक्रमण पाली प्रकृत से अपभ्रंश हिंदी में देखने को मिल रहा था,
इस कारण इस काल को संक्रमण काल कहा जाना चाहिए। यदि भाषिक दृष्टि से देखें तो यह नाम इस काल की भाषा के लिए अनुचित नहीं है, परंतु इस काल में लिखे गए साहित्य के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से हिंदी साहित्य के अन्य कालों को भी संक्रमण काल कहना पड़ेगा, क्योंकि विधागत विविधताएं तो हर एक काल में मौजूद हैं ही हैं। और भक्ति काल तो भाषिक तथा साहित्यिक दोनों प्रकार से ही इसकी सीमा में आ जाएगा। ऐसी स्थिति आदिकाल की सीमा को मध्यकाल तक बढ़ा देगी, जिस कारण इस समूचे कालखंड का अध्ययन करना कठिन हो जाएगा। साथ ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी इसी में समा जाएगा। इस कारण इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 14वां, संक्रांति काल। इस काल को यह नाम डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी को 1985 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास के नाम से भी प्रकाशित किया गया। इसी पुस्तक में डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल नाम प्रस्तुत करते हुए कहा है, ब्रह्मांड में प्रतिपल संक्रांति होती रहती है, उसी प्रकार गतिशील शरीर में भी हर पल परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक काल संक्रांति काल से युक्त होता है, प्रत्येक शरीर परिवर्तन निलय होता है, किंतु जिस काल में परिवर्तन की प्रक्रिया विराट, तीव्र, सशक्त एवं निर्णय से पूर्ण होती है, वही काल संक्रांति काल माना जाता है। इस नामकरण को स्वीकारने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है, किंतु क्या संक्रांति काल इतना लंबा, लगभग 700 वर्षों का हो सकता है? संक्रांति तो परिवर्तन विशेष का नाम है, इसे पूर्ण कालखंड के लिए उपयोग करना उचित नहीं जान पड़ता। हाँ, इतना अवश्य है कि इस काल के प्रारंभिक 100-150 वर्षों को संक्रांति काल अवश्य कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में प्रकृति से हिंदी की ओर संकरण हो रहा था। 15वां, आधार काल। मोहन अवस्थी ने इस काल को आधार काल कहकर संबोधित किया है। वे कहते हैं, क्योंकि यह कालखंड आगे के कालखंडों के लिए आधार सामग्री बना, जिससे सभी कवियों और संतों ने प्रेरणा ली, इस कारण इस काल को आधार काल कहा जाना चाहिए। इस नामकरण को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधार काल नाम इस काल के साहित्य को पूर्ण व्याख्यायित नहीं कर पाता। इस काल का साहित्य तो स्वयं ही शिखर तक पहुंच चुका था। आधार काल नामकरण से किसी विशेष प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, इस कारण इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 16वां, संक्रमण काल। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के अंतर्गत इस काल को संक्रमण काल कहा गया। यहाँ संक्रमण काल का अर्थ भाषा के दोनों रूपों, अपभ्रंश तथा प्राचीन हिंदी के दिखाई पड़ने से है। यह नाम भाषा के स्तर तक तो ठीक है, किंतु भाषा के भिन्न साहित्य के अंतर्गत जिस संक्रमण की बात यहाँ की गई है, वह परंपरा से संबंध रखता है, संक्रमण से नहीं। जब इस काल में नाथ, जैन, सिद्ध और रासो आदि काव्य की प्राचीन परंपराओं की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है, तो इस काल को संक्रमण काल कैसे कहा जा सकता है? इस काल में तो परंपरा के सांस्कृतिक प्रवाह का उच्च और विशाल रूप देखने को मिलता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इस कालखंड के नामकरण का विषय अत्यंत उलझा हुआ है। जब तक हिंदी की पूर्ण सीमा निर्धारित नहीं की जाती और जब तक उपलब्ध साहित्य की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के प्रश्न का समाधान नहीं हो जाता, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सहज नहीं है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल के नामकरण के रूप में आदिकाल नाम ही योग्य व सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर परवर्ती साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के प्रारंभिक रूप का पता चलता है, तो भाव की दृष्टि से भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज इसमें खोजे जा सकते हैं। यह शक्ति अन्य नामों में नहीं है। इस काल की रचना शैलियों के प्रमुख रूप इसके बाद के कालों में मिलते हैं। आदिकाल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। किसी अन्य नाम की अपेक्षा आदिकाल नाम अपनी सार्थकता अधिक दृढ़ तरीके से रखता है, जिस कारण अधिकांश विद्वान इस नाम से सहमत हैं।
यह वह एकमात्र नाम है जो इस काल की सभी प्रवृत्तियों को धारण कर सकता है। द्विवेदी जी भी कहते हैं, अन्य कोई उपयुक्त नाम ना मिलने तक इसे आदिकाल कहना क्या बुरा है। अंत में कहा जा सकता है कि किसी निश्चित मत के अभाव में प्रस्तुत काल का नामकरण आदिकाल ही अधिक संगत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यह नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक प्रचलित भी है। इस कारण इस कालखंड को आदिकाल कहना अधिक समीचीन है। आज की इस वीडियो में हमने आदिकाल के नामकरण को लेकर चर्चा की, जिसमें चारण काल नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जयकाव्य काल रामाशंकर शुक्ल ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, बीजवापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर काल आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने, शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने, अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने, संक्रमण काल रामखिलावन पांडे ने, संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने, आधार काल मोहन अवस्थी ने और संक्रमण काल नागरी प्रचारणी सभा ने आदि नामों को प्रस्तावित किया, जिसमें से आदिकाल नाम ही आज तक प्रचलन में है। तो यह था उत्तर आदिकाल का नामकरण को लेकर। यानी जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आदिकाल के नामकरण के विषय में बताइए या आदिकाल नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए, तो वहाँ पर आप इन 16 नामों में से किन्हीं भी 8-9 नामों को उठा लीजिए और अंत में आदिकाल की सार्थकता को सिद्ध कर दीजिए। इसी से आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं और किन प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।